बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर तारिक नईम बदर, शोबे उर्दू द कंसेप्ट अकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर्स के दौरान हमने गज़ल पढ़ी जिगर मुरादाबादी की। हमने तशरीह के हवाले से भी बड़ी तफसीलन बातचीत की और फिर हमने मश्क भी हल की। उम्मीद वासे कह कि ये जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई या आपने नोटबुक पे तहरीर कर ली होंगी। अक्सर बताता रहता हूँ कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, अल्फाज के मानी बताए जा रहे हैं, हवाले दिए जा रहे हैं, हवाले का शेर लिखवाया जा रहा है, इसको अपने पास नोट किया करें, अपने पास लिखा करें। और मशक़ें ख़ास तौर पे, चाहे वो मैं ज़बानी बयान करता हूँ, जवाब लिखवाता हूँ या बोर्ड पे लिखता हूँ, दोनों सूरतों में आपने अपने पास नोटबुक पे तहरीर करनी। तो आज हम एक नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर आप निकाल लें 47 सजाद हैदर यल्दरम का लिखा हुआ सबक है, जिसका नाम है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। और इस सबक का लुब-ए-लुबाब जो है वो ये है कि सजाद हैदर यल्दरम साहब कहते हैं कि कुछ दोस्त रहमत बनने की बजाय ज़हमत बन जाते हैं। वो बार बार आपके काम में अड़ामनी पैदा करते हैं, आपके काम में मुखल होते हैं, दखल अंदाज़ी करते हैं, जिससे आपके काम का नुकसान होता है, हर्ज होता है। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मुझे ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। मुसन्निफ़ चूँकि राइटर हैं, अदीब हैं, लिखते हैं, तो कहते हैं कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, मैं जब लिखना शुरू करता हूँ, ये जब मैं अपने ख़यालात को मुजतमع करके इकट्ठा करके कोई मज़मून लिखना चाहता हूँ, कोई कहानी लिखना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे वो चंद दोस्त जो नालायक दोस्त हैं मेरे, वो ये करते हैं कि मेरे काम में आके मुखल होते हैं, आंधी और तूफ़ान की तरह आते हैं, जिससे मेरे काम का हर्ज होता है। कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरी कदरदानी करते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और काम करने नहीं देते। तो काम ऐसे दोस्तों से बड़ा तंग हूँ और अब मैं ये सोच रहा हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ऐसे दोस्तों को छोड़ दूँगा। ये कुछ बात ऐसे होता है, आम ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोस्त तो अच्छे होते हैं, लेकिन आपके काम में बार बार मसाइल का बायस बनते हैं। तो बंदा उनसे तंग आके ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि मुझे इस दोस्त को अब छोड़ देना चाहिए। तो सबक की तरफ आते हैं। आज हम पढ़ेंगे सजाद हैदर यल्दरम का तारुफ। वक्त बचा तो सबक शुरू करेंगे, नहीं तो इंशाअल्लाह सबक अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे। सजाद हैदर यल्दरम 1880 में पैदा हुए और आपने 1943 में 63 बरस की उम्र में वफ़ात पाई। सजाद हैदर यल्दरम के जद्दे अमजद वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए। जद्दे अमजद मुराद है बाप दादा, अबाओ अजदाद, बुजुर्ग, असलाफ, बड़े। वस्त एशिया के ममालिक में, वस्त एशिया ये सेंट्रल एशिया इस इलाके को कहते हैं जो तुर्की, ईरान और अफ़गानिस्तान के शुमाल में वाक़या है। उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, किर्गिज़िया, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, यूक्रेन, लिटविया, बोलीविया, 12 रियासतें रूस से अलग हुई। रूस का कुछ हिस्सा जो है वो भी सेंट्रल एशिया में आता है, वस्ती एशिया ये इलाका कहलाता है। तो सजाद हैदर यल्दरम के जो वालिदैन थे या उनके जो बुज़ुर्ग थे
वो वस्त एशिया से यानी इस इलाके से हिजरत करके हिंदुस्तान आए। 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में इनसे जागीरें छिन गईं। पादाश के मानी जुर्म या वजह। यानी इनके जो वालिदैन थे वो मुग़लों के साथ वस्त एशिया से, सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान मुंतकिल हुए। और फिर ये हुआ कि जब उन 1857 की जंग आज़ादी लड़ी गई, मुसलमान इसको जंग आज़ादी कहते हैं, अंग्रेज़ इसको गदर कहते हैं, मानी बगावत कहते हैं। बहरहाल 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के जुर्म में अंग्रेज़ों ने इनसे जागीरें छीन लीं, क्योंकि 1857 की नाकाम जंग आज़ादी मुसलमान हार गए थे और मुसलमानों का हार जाना अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान पे कब्ज़ा हो जाने का बायस बना। जागीरें छीन ली पे तो जागीरदार थे, मालदार थे, पैसा था, माल और दौलत था, परेशानी कोई नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने माल और दौलत छीन लिया, जागीरें छीन ली, तो फिर क्या किया कि वो मुलाजमत की तरफ आ गए। अब वो नौकरी करने पे मजबूर हो गए और कोई सूरत ज़िंदगी गुजारने की उनके पास नहीं रही थी। यल्दनम यूपी के एक कस्बे तहनूर ज़िला बजनूर में पैदा हुए। यूपी उत्तर प्रदेश का मुखफ़फ़ है, इंडिया का एक सूबा है यूपी। इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश। यूपी इसका मुखफ़फ़ है। इंडिया का एक सूबा है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उसका गांव है नेहटोर और ज़िला बजनौर में ये वाक़या है। यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है जिसका नाम बजनौर है, उसमें आप पैदा हुए। इनका बचपन बनारस में गुजरा। बनारस भी यूपी में है, ये भी एक इंडिया का शहर है, और इब्तिदाई तालीम यहीं हासिल की। अलीगढ़ से बीए किया और इसके साथ ही ज़ाती शौक़ से तुर्की ज़बान भी सीखी और बगदाद के बरतानवी कौंसल खाने में तर्जमान के तौर पर काम करने लगे। ये उस ज़माने की बात है। अक्सर मैं ये बात करता होता हूँ कि अलीगढ़ ने मुसलमानों की रहनुमाई में बड़ा अजीम किरदार अदा किया। अलीगढ़ एक तहरीक थी, एक महज इदारा या इंस्टीट्यूट नहीं था, वो एक स्कूल ऑफ थाट था जिसने मुसलमानों को शौरी तौर पर इतना आगे बढ़ा दिया, शौरी तौर पर मुसलमानों को इतना उरूज पे पहुंचा दिया कि आगे चल के वो तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में यहाँ पे अंग्रेज़ काबिज़ थे। उस ज़माने में उन्होंने यहाँ से बीए किया, यानी अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज से, जो बाद में तरक्की करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। और आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी या वाहिद यूनिवर्सिटी आप कह लें जो मुसलमानों की है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे आज भी वो खिदमात सर अंजाम दे रही है। तो उस ज़माने में अंग्रेज़ काबिज़ थे, इसलिए शौक़ था उनको तुर्की सीखने का। सज्जाद हैदर यल्दनम को तुर्की ज़बान सीखने के बाद वो बगदाद, जो कि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, वहाँ पे अंग्रेज़ काबिज़ हो चुके थे। तो वहाँ पे बरतानिया का जो कौंसल खाना था, हमारे यहाँ भी एक सफारत खान होता है और फिर आगे शाखें जो होती हैं सफारत खानों के, उन्हें कौंसल खाना कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे इस्लामाबाद में आम तौर पर जो सफारत खाने होते हैं वो आम तौर पे कैपिटल के अंदर होते हैं, दारुल हुकूमत के अंदर होते हैं। तो यहाँ भी सारे ममालिक के तकरीबन सफारत खाने मौजूद हैं, इस्लामाबाद में भी। और फिर आगे इनकी शाखें होती हैं, उनको कौंसल खाना कहते हैं। मसलन अमेरिकी सफारत खाना तो यहाँ पे है इस्लामाबाद में, लेकिन इसका एक शाख कौंसल खाना कराची में भी वाक़या है। ईरान का सफारत खाना क्वेटा में है, वो यहाँ इस्लामाबाद में नहीं है, क्योंकि ईरान वहाँ से नज़दीक है, तो इसलिए बाकी जो मामलात हैं वो वहीं पे और वहाँ से हल होते हैं। तो तर्जमान के तौर पे, यानी अंग्रेज़ तुर्की ज़बान नहीं जानते थे, आपको तुर्की ज़बान आती थी, आपने तुर्की ज़बान सीख रखी थी,
इसलिए अंग्रेज़ों के लिए बतौर तर्जमान उनकी अंग्रेज़ी सुन के तुर्की में तर्जमा करके तो वो लोगों के साथ जो है वो बातचीत करते और मामलात को निपटाया करते। कुछ अरसा कुस्तुनतुनिया में भी रहे। कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल का पुराना नाम है और तुर्की ज़बान व अदब का मज़ीद मुतालिया किया। इस्तांबुल इस वक्त भी तुर्की में है। तुर्की दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बर्र-ए-आज़मों पे मुश्तमिल है। इसका मशरक़ी हिस्सा तुर्की में है और एशिया में है, जबकि मगरबी जो हिस्सा है इस्तांबुल का वो यूरोप में है। और इसी तरह का फ़र्क है वहाँ भी, जिस तरह रावलपिंडी के अंदरूनी इलाकों का और इस्लामाबाद का फ़र्क है। इस मशरक़ी इस्तांबुल और मगरबी इस्तांबुल में इसी तरह का फ़र्क है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के तौर पर भी काम किया, यानी आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी रहे। फिर जज़ायर अंडमान में रेवेन्यू कमिश्नर रहे। जज़ायर अंडमान खलीज बंगाल में वाक़ कुछ जज़ीरे हैं जो बांग्लादेश के जनूब में वाक़ हैं, बर्मा के जनूब में वाक़ हैं समंदर के अंदर। और वहाँ पे उस वक्त बरतानिया की अमलदारी थी और बहादुर शाह ज़फ़र जो आखिरी मुग़लिया बादशाह था उसको भी अंग्रेज़ों ने वहाँ जज़ायर अंडमान में ही कैद किया था। वहीं वो फौत हुए। बाद में उनको बर्मा के दारुल हुकूमत रंगून में, जिसको आजकल यंगून कहते हैं, वहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र को दफन कर दिया गया। वहाँ पे ये रेवेन्यू कमिश्नर, ये जो टैक्स इकट्ठा करते हैं उसे कहते हैं रेवेन्यू कमिश्नर, ये वहाँ पे रहे। और 1943 में लखनऊ में वफ़ात पाई और वहीं पे दफन हुए। अब आ जाते हैं इनके असलूब बयां की तरफ। सज्जाद हैदर यल्दरम साहिब तर्ज अदीब, मुतरजम और शायर थे। अदीब अदब लिखने वाला मानी मुसन्निफ, मुतरजम तर्जमा करने वाला, शायर शेर कहने वाला। अफसाना नवीसी, अफसाना लिखना, नवीसी के मानी लिखना होता है। नवीसी के मानी होता है लिखना। और तुर्की ज़बान से उर्दू में तराजम उनकी शोहरत का बायस बने। उन्होंने बहुत सारे नावलों और मज़ामीन का जो तुर्की में ऑलरेडी लिखे जा चुके थे, इन्होंने तुर्की ज़बान से उनको उर्दू में ट्रांसफ़र किया, उर्दू में उनका तर्जमा किया और यही उनकी सबसे बड़ी वजह शोहरत है। इनके अफसानों के बेशतर ख़यालात और मौज़ूआत तुर्की अदब से माख़ूज़ हैं, अख़ज़ किए गए हैं, लिए गए हैं। यानी उनके जो हम तसनीफ़ात पढ़ते हैं, उनके जो तराजम पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर तुर्की ज़बान से उर्दू में तर्जमा किए गए हैं। ख़यालिस्तान उनके अफ़सानों का मजमुआ है। किताब है उनके अफ़सानों की जिसका नाम ख़यालिस्तान है। इसमें रोमानियत का रंग गालिब है और ये अंशाए लतीफ़ का उम्दा नमूना है। अंशा कहते हैं अपने बारे में बात करना, लतीफ़ के मानी नरम, अपनी ज़ात के हवाले से कहानियाँ। अंशाए लतीफ़, लतीफ़ के मानी नरम। हम इसको हल्की फुल्की भी कह सकते हैं, नरम या हल्की फुल्की। इनकी इंशा परदाजी में हिस्से मिज़ाह भी शामिल है। इंशा परदाजी समझ लें। इंशा परदाजी कहते हैं ऐसी कहानी को जिसका मरकज़ी किरदार लिखने वाला ख़ुद होता है, यानी मरकज़ी ख़याल उसी बंदे के गिर्द घूमता है जो इंशा परदाजी करता है, मानी इंशा परदाजी लिखता है।
अब इंशा पर्दाज में कुछ खूबियाँ होती हैं। अच्छा जो इंशा पर्दाज होता है उसमें काफ़ी सारी खूबियाँ होती हैं, और सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों ही बड़ी नेक नीयती से बयान कर देता है, और कोई बात लगी लिपटी नहीं रखता, कोई बात छुपाता नहीं है। मानी वो कोई बात, आम तौर पे ऐसा होता है, आम जो इंसानों की आदत हैं, आम इंसान जो सोचता है वो ये है कि वो हमेशा अपनी अच्छाइयाँ बयान करता है, हमेशा अपने बारे में मुस्बित बात करता है, पॉजिटिव बात करता है, अपनी खूबियाँ बयान करता है, फूले नहीं समाता, जबकि खामियों पे पर्दा डालता है, खामियों को छुपाता है। ये इंसानी फितरत है। लेकिन जो अच्छा इंशा पर्दाज है, जो अच्छा इंशा लिखने वाला है, उसमें ये खूबी होती है कि वो अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों ही नेक नीयती से और ईमानदारी के साथ बयान कर देता है। तो ये था जी सज्जाद हैदर यल्दरम का तारुफ़। इसमें कोई बात मुश्किल लगे पूछ लीजिए। और सबक है कि और कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। अबनाए ज़माना इब्नुल वक्त को कहते हैं, ज़माने की औलाद मुराद हैं अपने दोस्त। अपने दोस्तों को कहा है कि और मुझे कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं। ए दोस्तों, ए ज़माने वालों, मुझे तुमसे किसी किस्म की कोई तलब नहीं, मुझे तुमसे किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं चाहिए। तुम सिर्फ़ एक काम करो, मुझ पे एहसान करो कि मुझ पर कोई एहसान ना करो। ये मौजू है, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम करेंगे सबक शुरू। आज की हमारी बातचीत थी यहीं तक। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।